दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है और घटना चक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अक्सर प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग करते हैं, खासकर करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर थोड़ा सा सजग रहा जाए तो प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ हो सकती है और जीएस की तैयारी भी हो सकती है। एक बहुत बड़ा पोर्शन जीएस में जो मेंस में पूछा जाता है वो करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस होकर पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में कोई घटना घटती है और उसी घटना को आधार बनाकर बैकग्राउंड में जाकर सवाल पूछ लेता है। जैसे एक घटना है, चाइना अप्रूव्स डैम ओवर ब्रह्मपुत्र। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को चाइना ने क्या किया है, 25 दिसंबर को ब्रह्मपुत्र नदी पर एक डैम बनाने की घोषणा की है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चाइना में जब तिब्बत से निकलती है तो उसको सांगपो नदी कहा जाता है और तिब्बत पर चाइना का अधिकार है। तो चाइना ने एक डैम को प्रपोज किया है और इस डैम की जो क्षमता होगी वो 60,000 मेगावाट होगी। अब इस डैम के बनने के बाद क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं, भारत के दृष्टिकोण में क्या चीजें बदल सकती हैं, भारत कैसे प्रभावित हो सकता है, इन सब सारे बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आपके प्री और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, एक फिलोसफर हुए, एक विद्वान हुए, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हैंस मर्गेंथाउ। हैंस मर्गेंथाउ इनका नाम था। इन्होंने एक किताब लिखी। हैंस मर्गेंथाउ ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था पॉलिटिक्स एमंग नेशन। पॉलिटिक्स एमंग नेशन। ये 1948 में ये किताब इन्होंने लिखी थी। इस किताब में उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्रहित। कोई भी देश, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, राष्ट्रहित के ही इर्द गिर्द अपनी नीतियों को तैयार करता है और वो देखता है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट कैसे सध रहा है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ता है। देखिए, भारत और चीन के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत और चीन का जो संबंध है वो बहुत जिगजैग है। बहुत जिगजैग रिलेशन दोनों देशों के बीच रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन चाइना ने एक डैम अप्रूव किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह एक बहुत बड़ी न्यूज है और इस न्यूज में यह है कि चाइना हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बनाने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा और इसको यारलुंग जांगबो कहा जाता है तिब्बत में। स्पार्लिंग कंसर्न इन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड द लोअर रिपेरियन स्टेट्स। अब देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है ब्रह्मपुत्र नदी का, उस पूरे ड्रेनेज सिस्टम में इंडिया के कुछ राज्य, इंडिया के राज्य के साथ साथ बांग्लादेश भी प्रभावित होगा। इस डैम के बनने से भारत और बांग्लादेश दोनों राज्य प्रभावित होंगे और इस डैम की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा है कि इसकी क्षमता 60,000 मेगावाट है। 60,000 मेगावाट, इतना बड़ा डैम चाइना बनाने जा रहा है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर। आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और भारत के कई राज्यों में, असम जैसे राज्यों में बहती है। और चाइना अगर ये डैम बना लेता है और सफल हो जाता है इस डैम के बनाने में, तो आप समझ लीजिए ये हिंदुस्तान जैसे देशों के लिए बहुत मुसीबत का सबब हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अगर मान लीजिए ये तिब्बत का क्षेत्र है, ये तिब्बत का क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ऐसे बहती है, आपने देखा होगा। इसका मतलब है कि वहाँ डैम बनाकर चाइना, अगर मान लीजिए चाइना यहाँ डैम बना रहा है तो डैम बनाकर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक सकता है और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक सकता है। ऐसी स्थिति में पहली चीज तो ये होगी कि भारत में जो क्षेत्र पड़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के ड्रेनेज सिस्टम में, वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होंगे, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, इसके अलावा एग्रीकल्चर का मामला हो, ये सब कुछ तो प्रभावित होगा ही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि जैसे अगर किसी ने पानी रोक लिया डैम बनाकर और अचानक छोड़ दिया, तो उस ड्रेनेज सिस्टम के आसपास रहने वाले लोग, गांव, बस्तियां बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो सकती हैं, बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो सकती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशन में हर चीज़ का एक मतलब होता है। चाइना ये डैम बनाकर ये कोशिश करना चाहता है कि देखिए, एक ब्लैकमेल पॉलिसी होती है। ब्लैकमेल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? कोई देश ऐसी कुछ चीज़ें बना लेता है, ऐसी कुछ पॉलिसी, नीतियाँ या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर लेता है कि वो आपको ब्लैकमेल कर पाए। जैसे अगर यहाँ डैम है और डैम का पानी ऐसे भारत में चाइना छोड़ने की धमकी दे सकता है,
क्योंकि भारत और चीन के बीच जल संधि कुछ क्लियर नहीं है। वाटर ट्रीटी के संदर्भ में जैसे 1960 में एक वाटर ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु नदी को लेकर, लेकिन चीन के संदर्भ में भारत और चीन के बीच कोई ऐसी क्लियर ट्रीटी, कोई ऐसी स्पष्ट संधि नहीं है। आप समझ लीजिए, गांव में आप देखते होंगे कि ब्लैकमेल करने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे आपका कोई रास्ता हो, मान लीजिए आपका ये घर है, ये आपका घर है, मान लीजिए ये आपका घर है और इस घर में यहाँ से कहीं से रोड आ रही है, यहाँ कहीं से रोड आ रही है, तो आपके पड़ोसी ने क्या किया कि यहाँ ज़मीन खरीद ली, यहाँ की ज़मीन खरीद ली। अब वो यहाँ की ज़मीन खरीदने का उसका एक बड़ा उद्देश्य ये है कि आपकी रोड को ब्लॉक किया जा सके। अगर आपसे उसके संबंध अच्छे रहेंगे तो ये इस रोड को ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपसे, मान लीजिए रोड मतलब सार्वजनिक नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट के तहत इंडिविजुअल सहमति से बनाई गई है, लेकिन जैसे आपके पड़ोसी के साथ आपका संबंध खराब होगा वो रोड ब्लॉक कर देगा। ये एक डिप्लोमेसी होती है और यही डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशन में भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी होती है। दो ताकतवर देश जो होते हैं, दो ताकतवर देश होते हैं, जैसे भारत, इंडिया और चाइना, दोनों बहुत ताकतवर देश हैं। चाइना पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमाना चाहता है, भारत ये कहता है कि भाई एशिया में जो है प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कहने का मतलब है कि अगर चीन ये बांध बना लेता है जैसा उसका टारगेट है, और इसकी जो कॉस्ट है, जो चीन बांध बना रहा है, 137 बिलियन डॉलर की कॉस्ट है और 60,000 मेगावाट जो क्षमता है वो उसको ओरिजिनेट करेगा, और अगर ये बांध बना लेता है चीन तो भारत निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है जो चीन इस समय अपना रहा है। आगे देखेंगे, देखिए कंसर्न क्या है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जो बातें मैंने अभी आपसे की थी उन बातों को हम डॉक्यूमेंट में भी देख लेते हैं कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहली दिक्कत जो हो सकती है वो हो सकती है जियोपॉलिटिकल कंट्रोल। जियोपॉलिटिकल कंट्रोल का मतलब है कि भू राजनीतिक नियंत्रण। भू राजनीतिक नियंत्रण कैसे होगा? देखिए, चाइनाज एबिलिटी टू रेगुलेट वाटर फ्लो रेज फियर्स ऑफ डिसरप्शन एंड मिसयूज ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट। जो मैंने आपसे बात कही, जब भी कन्फ्लिक्ट होगा, भारत और चाइना के बीच अगर कन्फ्लिक्ट होने की संभावना होगी, जैसे गालवान घाटी में हुई थी 2020 में, ऐसी कोई अगर कन्फ्लिक्ट होगी तो चाइना एक अपर हैंड इसलिए रख लेगा क्योंकि वो धमकी दे सकता है भैया कि यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो आपके आसपास के गांव होंगे, जो बस्तियां होंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चाइना अपर हैंड कर सकता है अगर इंडिया ने इसको काउंटर नहीं किया। तो पहली बात तो ये है। देखिए, पीपीटी अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में आपको सब कुछ समझाऊंगा मैं। देखिए, दूसरी चीज क्या है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो सकते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो सकती है। बांध जब बहुत बड़े बनाए जाते हैं, आप देखते होंगे कि जहां बांध बनाए जाते हैं वहां की जैव विविधता में ह्रास होता है, और ये ह्रास यहां भी हो सकता है। सेंडिमेंट फ्लो, अचानक से अगर पानी छोड़ा जाएगा तो मृदा जो है अपरदन हो सकता है, और डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम इन अ फ्रेजाइल हिमालयन जोन। हिमालयन जोन आपको जानते होंगे, हिमालय की जो पूरी जोन है, हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है वो बहुत संवेदनशील है। वहाँ की जो संरचना है वो बहुत कठोर नहीं है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत, जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, वहाँ की संरचना काफ़ी कठोर है, लेकिन हिमालय की संरचना उतनी कठोर नहीं है। इसलिए वहाँ मृदा के कटाव के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के बहुत ज़्यादा क्षरण होने की संभावना बन जाएगी अगर इस डैम के साथ चाइना जाएगा, आगे बढ़ेगा। देखिए, सिस्मिक हैजार्ड यानी भूकंप जैसी चीज़ों की भी संभावना बन जाएगी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक जिसके तहत भूकंप की संभावना बनती है, वो उसका जो पूरी स्ट्रक्चर होगी वो प्रभावित होगी। अगर बहुत बड़ा आप डैम बनाते हैं तो आसपास बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो ये भी एक बड़ा संकट है। लाइवलीहुड डिसरप्शन हो सकता है अगर अचानक से पानी छोड़ा जाता है, और वहाँ के आसपास के गाँव की बस्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। इसकी चर्चा मैंने की थी। तो ये कुछ कंसर्न हैं जो हो सकते हैं। देखिए, अब हम मेंस की पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? आप कह सकते हैं, पूछ सकता है आयोग कि चाइना किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रहा है? तो आपको पता चल गया है। और इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। कमेंट करके बताइए कि तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है, और इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। देखिए, इतनी चीजें आपकी तैयार हो रही हैं प्री के दृष्टिकोण से। इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव को लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि भारत और चीन का जो बैकग्राउंड है वो क्या है।
वैसे तो अगर भारत और चाइना के बैकग्राउंड की बात करें, अगर भारत और चीन के बैकग्राउंड की बात करें तो भारत और चीन का रिश्ता बहुत पुराना है। फायान जैसे यात्री भारत आए और कई सारे चीनी और यात्री भारत आए, और ये एक सांस्कृतिक संबंध भारत का बहुत पुराना रहा है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, जो बौद्ध धर्म है, ये भारत से होते हुए ही चीन में गया है। तो भारत का एक सांस्कृतिक संबंध है, और भारत और चीन की सभ्यताएं बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं। कई बार जब भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो कई सारे लोग बताते हैं, जियोपॉलिटिक्स जानने वाले बताते हैं कि भारत और चीन के बीच देश की लड़ाई नहीं है, सभ्यता की लड़ाई है। तो ये सभ्यता जो है बहुत पुरानी है। भारत और चीन बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं और इनका संबंध भी बहुत पुराना है। लेकिन चूंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमको देखना है तो हम ये देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत का संबंध कैसे था, किस तरह से था। थोड़ा सा पहले ब्रिटिश कॉलोनियल इला देख लेते हैं, ब्रिटिश में क्या स्थिति थी भारत और चीन के बीच संबंध की, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश जो है भारत आए तो सबसे बड़ी लड़ाई किसकी थी? वो लड़ाई थी ओपियम की, अफीम की लड़ाई थी। देखिए, इंडिया जो है, भारत जो है, अफीम का बहुत बड़ा सप्लायर बन चुका था 19वीं सेंचुरी में। किसको? चाइना को। और लीडिंग टू द ओपियम वॉर्स, और इसी के कारण 1839 से 42 और 56 से 60 के बीच अफीम युद्ध भी हुआ। इसी के कारण भारत बहुत बड़ा जो है सप्लायर बन गया था चाइना के लिए। और चाइना और ब्रिटेन के बीच जो अफीम युद्ध हुआ, ये रीजन यही था, अफीम ही रीजन थी जिसके कारण ब्रिटेन और चाइना के बीच युद्ध हुआ। 1839 से 42 के बीच हुआ, फिर 1856 से 60 के बीच हुआ। और उसके बाद दीज वार सिग्निफिकेंट वीकेंड द किंग डायनेस्टी। चाइना की एक डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी, किंग साम्राज्य। और किंग साम्राज्य धीरे धीरे अंग्रेजों से लड़ते हुए काफी कमजोर हो गया और एक संधि हुई। संधि कब हुई? 1842 में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ नानकिंग। संधि, नानकिंग संधि कहा गया इसको, और विच सेडेड हांगकांग टू ब्रिटेन एंड ओपनड अप चाइना टू फॉरेन ट्रेड। इस संधि के द्वारा हांगकांग को ब्रिटेन को दे दिया गया। वही हांगकांग जो मुझे लगता है 1998 में जो है जाकर जो है एक स्वायत्त क्षेत्र बना है, मुझे जहां तक याद है। तो ये एक लड़ाई जो है, ये लड़ाई संसाधनों की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? संसाधनों की लड़ाई थी। तो ब्रिटिश क्या हुआ, ब्रिटिश सिस्टम जो भारत में लागू था, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में ऑक्युपाई कर रहा था, उस समय भी चाइना से और ब्रिटेन के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, कड़वाहट भरे संबंध थे। क्यों संबंध कड़वाहट भरे थे? क्योंकि चाइना एक ऐसी सभ्यता रहा है जो रिच रही है, समृद्ध रही है, और उस पर निगाह हमेशा से ब्रिटिश साम्राज्य की रही है, जैसे भारत पर रही है। तो लड़ाई ये चलती गई। ब्रिटिश एरा में एक जो सबसे बड़ी दुखद बात है वो क्या हुआ बात है कि भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है, भारत और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर कोई क्लियर कट समझौता नहीं हुआ। कोई क्लियर कट समझौता भारत और चाइना के बीच नहीं हुआ, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने चाइना के साथ कोई क्लियर कट बाउंड्री लाइन नहीं क्लियर की, संधि के तहत नहीं की, जिसका खामियाजा आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। ब्रिटेन ने जाने के बाद भी बहुत सारी चालबाजी की। जब ब्रिटेन जा रहा था भारत छोड़कर, उसके पहले उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच संबंध में आप कश्मीर समस्या देखते हैं, भारत चीन के बीच सियाचिन समस्या देखते हैं, नेफा बॉर्डर जिसको अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न जो प्रांत था। तो सारी चीज़ें जो हैं, नेफा जो बॉर्डर है वो भारत और चाइना के बीच बॉर्डर था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। तो मतलब कुल मिलाकर चीन ने भारत और चाइना के संबंध को एकदम इल्यूजनरी कर दिया, पूरी तरह से गुत्थम गुत्थी कर दिया, और उस संबंध की जो आहट है, उस संबंध की नकारात्मक आहट आज भी भारत और चीन के बीच पड़ रही है। देखिए, अब हम जो महत्वपूर्ण एरा में जाएंगे वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस वार। देखिए, भारत और चीन की स्थिति लगभग 1950 के आसपास सिमिलर थी। भारत ने 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी 15 अगस्त 1947 को। वहीं चीन ने 1949 में माओ जेदांग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति वहां संपन्न की थी, और शासन सत्ता कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत आ गई थी। तो भारत और चाइना एक नवोदित राष्ट्र बने थे और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर थे। नॉन अलाइन मूवमेंट जो नेहरू जी ने चलाया, नेहरू साहब ने जो नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया, उसमें इनिशियली शुरुआती दौर में चाइना ने खुलकर हिस्सा लिया
और भारत के साथ आने की बात की। लेकिन धीरे धीरे आप जानते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था और कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते ऑब्वियस सी बात थी कि जो चाइना का रुझान था वो किधर था? चाइना का रुझान होगा सोवियत यूनियन की तरफ। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट देश था। लोग कहते हैं कि दोनों भाई भी हैं, आइडियोलॉजिकली जो प्रॉक्सिमिटी है दोनों देशों की, आइडियोलॉजिकल जो एक नज़दीकी है, इसकी वजह से। लेकिन आपको एक जानकर एक बात और आश्चर्य होगा कि भारत पहला ऐसा देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दी एक देश के रूप में। जब 1949 में क्रांति हुई चीन में, तो चीन भी दो हिस्सों में बंट गया, चाइना दो हिस्सों में बंट गया। एक जो मुख्य भूमि चाइना था, मेनलैंड चाइना, जिसको मेनलैंड चाइना कहते हैं, मेनलैंड चाइना, जो किसके नेतृत्व में था? माओ के नेतृत्व में, जो जहां पे क्रांति हुई थी। दूसरा चाइना था ताइवान का जो पूरा जो कब्जा था वो राइट विंग फोर्सेस कर रही थी, यानी जो पूंजीवादी शक्तियां कर रही थी। और इधर जो मेनलैंड चाइना था, इस पर जो है क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टियों का कब्जा था। लेकिन इस पार्टी को चाइना, मेनलैंड जो चाइना है, इसको सबसे पहली बार अगर किसी देश ने मान्यता दी तो वो हिंदुस्तान था, वो भारत था, जिसने चाइना को यूएन विंग मान्यता देने का काम किया। और उसके बाद 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ दोनों देशों के बीच। उस एग्रीमेंट को कहा गया पंचशील समझौता, पंचशील सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए, आईआर के दृष्टिकोण से, इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से, भारत और चाइना के बीच संबंध के दृष्टिकोण से पंचशील सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या था? इसमें यह था कि 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत ऐसे दिए गए जो दो देशों के बीच एक आदर्श स्थिति, भाई दो पड़ोसी के बीच अगर प्रॉब्लम, आपको ये रोकना है कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा कुछ समझौता कर लीजिए जो समझौता ये गाइड करे कि आपको कैसे संबंध निभाना है। और इन 5 चीज़ों में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात थी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी शांति से दोनों देश रहेंगे। और फिर जो है एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। भैया, ना तो आप मेरे इंटरनल मामले में दखल दें, ना हम आपके मामले में दखल दें, तो इसको जो है इंटरनल सॉवरेंटी कहा जाता है। और इंटरनल सॉवरेंटी के सम्मान की बात हुई थी दोनों देशों के बीच पंचशील सिद्धांत के तहत। नॉन एग्रेशन, किसी के क्षेत्र पर, एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना है, यह भी पंचशील सिद्धांत का हिस्सा था। और नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, और आंतरिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। हाँ, अंदर का जो मामला होगा उसको दोनों देश आपस में अपने अंदर ही सुलझा लेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती गई और फिर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है। देखिए, मैं बैकग्राउंड पूरा आपको बता रहा हूँ। भारत और चीन के बीच जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में इंडिया की पराजय होती है, भारत की पराजय होती है और चाइना की विजय होती है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि अक्साई चीन का जो क्षेत्र था, वो जो भारत उसको क्लेम कर रहा था, उस पर जो है उसके कुछ हिस्से पर चीन का कब्जा भी हो जाता है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन का दृष्टिकोण यह है कि इसको साउथ तिब्बत मानता है, इसको दक्षिणी तिब्बत मानता है। चीन दक्षिणी तिब्बत मानता है। तो 1962 का जो वार हुआ, ये वार भारत और चाइना के बीच संबंधों को कड़वाहट की हद तक ले गया। इतनी ज़्यादा कड़वाहट बढ़ गई कि डिप्लोमेटिक टॉक तक बंद हो गई। और इस वार ने भारत चीन संबंध को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट किया। और फिर जो है ये वार के बाद लंबे समय तक भारत और चीन के बीच संबंधों में बहुत ठंडापन रहा। और फिर आइस मेल्ट हुई, फिर बर्फ पिघल गई। और कब पिघली? 1990 के बाद। कैसे पिघली? हुआ क्या? हुआ ये कि 1992 के बाद 2 सालों में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। सोवियत यूनियन का विघटन कैसे हुआ, उसकी एक अपनी कहानी है, कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सोवियत यूनियन एक ऐसी लॉबी थी जो कम्युनिस्ट लॉबी को रिप्रेजेंट करती थी। और जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया तो सोवियत यूनियन से संबंध भारत के भी बहुत अच्छे थे, सोवियत यूनियन से संबंध चाइना के भी बहुत अच्छे थे। लेकिन कई देशों को ये चिंता सताने लगी कि अगर लेफ्ट फोर्सेस का एक नेता, एक लीडर, उसका अगर विघटन हो गया तो हम व्यापार कैसे करेंगे, हमारा अस्तित्व कैसे होगा,
हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे इस व्यवस्था में, इस वर्ल्ड ऑर्डर में। इसलिए 1990 के बाद से जब भारत ने एलपीजी मॉडल को एडॉप्ट किया, एलपीजी मॉडल, अभी मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई, वो वित्त मंत्री थे भारत के, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की चर्चा हुई और यहाँ पर व्यापार करने की बात हुई, व्यापार करने की छूट हुई और इसके बाद भारत और चीन के बीच जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। लेकिन ये संबंध ऐसे हैं जो व्यापारिक तो हैं, व्यापारिक संबंध हैं, भारत और चीन के बीच बहुत बड़े व्यापारिक संबंध हैं। चीन 2022-23 में तो पूरी दुनिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका था, लेकिन फिर भी विश्वास का संकट है और विश्वास का संकट इसलिए है क्योंकि भारत और चीन के बीच अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट लगातार जारी हैं। ये बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे अक्साई चीन में लद्दाख का जो इलाका है वहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में को लेकर है। अरुणाचल प्रदेश को चीन क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, यानी दक्षिणी तिब्बत है, इसलिए चीन का इस पर कब्जा होना चाहिए। तो कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर चीन और भारत के बीच अभी भी डिस्प्यूट है, अभी विवाद है, लेकिन हर साल वार्ताएं होती रहती हैं। और अभी जो है एससीओ समिट हुई थी, संघाई कोऑपरेशन समिट हुई थी और ब्रिक्स समिट हुई थी, तो उसमें चर्चाएं हुई हैं और एक दूसरे से चर्चा करके मोदी साहब और शी जिनपिंग ने एक दूसरे को आश्वासन भी दिया है कि अब बॉर्डर डिस्प्यूट को धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा, धीरे धीरे इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। लेकिन 1950 के बाद से भारत चीन के बीच जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है उसकी प्रकृति में आप देखेंगे तो वो प्रकृति केवल और केवल बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर नहीं है, वो केवल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। अगर आप उसके नेचर की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप जो है इसमें दो ही देश ऐसे हैं, चाहे वो इंडिया की बात हो या चाइना की बात हो, ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। दोनों क्या हैं? ये बहुत तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाएं हैं। हालांकि भारत की जीडीपी जो है चीन के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन भारत की जो ग्रोथ रेट है, भारत का जो प्रति वर्ष जो ग्रोथ होती है वो जो है चाइना से ज़्यादा है इस समय। और पूरी दुनिया में भारत और चीन ही एकमात्र ऐसे देश हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। अब मामला ये है, चीन ये चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका जो है प्रसार हो। एक उसकी परियोजना है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना ने 2013 में शुरू किया था और इसका एक विंग है, इसका एक क्षेत्र है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत जिसको अपना हिस्सा मानता है और चीन यहाँ के बगल से, जैसे अब भारत का हिस्सा ये है और यहाँ से कोई रोड बेल्ट लेके जाए तो भारत का हिस्सा, भारत वैधानिक तौर पर इस हिस्से को भी मानता है कि इसका हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का वहाँ कब्जा है और यहाँ पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो भारत निश्चित रूप से इस पर आपत्ति करेगा। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर भी भारत लगातार आपत्ति करता रहा है। और दूसरी बात, अब सवाल यह है कि एशिया में दो ही देश आगे बढ़ने वाले हैं। साउथ एशिया में भारत सिरमौर है और पूरे एशिया में भी चाइना सिरमौर है। तो ये लड़ाई पुरानी लड़ाई है और पूरी दुनिया में किसका अस्तित्व होगा, कौन सा देश आगे बढ़ेगा, कौन सा देश पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा, तो ये एक सिंबॉलिक लड़ाई भी है। ये लड़ाई केवल बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, जैसा कि इतिहासकार मानते हैं कि ये दो सभ्यताओं का संघर्ष है। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि जो 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है, उसमें दो ताकतवर देशों के बीच युद्ध लगभग नामुमकिन है। आपने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान सुना था। एस जयशंकर साहब ने कहा था कि कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी अपने से बड़ी इकोनॉमी के खिलाफ युद्ध क्यों करेगी। ये इन्होंने भारत चाइना के बीच कहा था। देखिए, चुनाव में भले नेता ये कहें कि चाइना को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, विपक्ष कुछ कहे, पक्ष कुछ कहे, सरकार कुछ कहे, लेकिन असली जो सच्चाई है, असली जो चर्चा है वो ये है कि दो ग्रोइंग इकोनॉमी अगर एक दूसरे से टकराती हैं, दो आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो एक दूसरे का बहुत नुकसान करेंगी और कोई तीसरा फायदा लेके उड़ जाएगा। यहाँ अंकल सैम बैठे हैं,
अंकल सैम यहाँ बैठे ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट चुने ही गए हैं। ये तो नज़र ही गड़ाए बैठे हैं कि भारत और चाइना के बीच जैसे डिस्प्यूट हो ये भाई साहब अपना फ़ायदा उठा लें। इसीलिए आप एक चीज़ देखते होंगे कि चाइना के जो एग्रेशन की बात आती है, ये बात आती है कि चाइना भारत के इस हिस्से में गांव बना रहा है, इस हिस्से में सड़कें बना रहा है, तो आप देखते होंगे कि यूएस कांग्रेस में बड़ी चर्चा होती है। यूएस कांग्रेस में खूब चर्चा होती है कि भैया भारत के खिलाफ चीन ये षड्यंत्र रच रहा है, भारत के खिलाफ चीन ऐसे कर रहा है, ये न्यूज़ बना रहा है, वो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, दो पड़ोसियों के बीच अगर विवाद होगा, दो पड़ोसियों के बीच अगर स्थिति गड़बड़ होगी तो दूर बैठा कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो भारत चीन के बीच ये पूरा जो है बैकग्राउंड है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की आपको कोशिश की है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी में चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी में रुक जाइए एक नदी है ब्रह्मपुत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत से निकलती है, आप जानते होंगे। तो तिब्बत में क्या किया है चीन ने? तिब्बत में चीन ने क्या किया है? एक डैम बनाने की बात की है, एक बांध बनाने की बात की है, और बांध की जो क्षमता होगी वो होगी 60,000 मेगावाट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा बांध, दुनिया का सबसे ये बड़ा बांध होगा। अब इस डैम के बनाने के बाद इसको कब अप्रूव किया है? तो ये भी जान लीजिए 25 दिसंबर को अप्रूव किया है चाइना ने अपनी पंचवर्षीय योजना में। इस बांध के बनने के बाद क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मैंने बताया था। तो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? एक पर्यावरणीय समस्या आ सकती है कि अगर अचानक से पानी छोड़ दिया जाए तो पर्यावरणीय समस्या का मतलब यह है कि वहाँ जैव विविधता नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो जाएगी। अब मेंस में अगर आंसर लिखने का आ जाए कि जो चाइना द्वारा जो डैम बनाया जा रहा है उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो पर्यावरणीय समस्या आ सकती है। दूसरी समस्या, भू राजनीति में बदलाव आ सकता है। जो मैंने कहा, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। भू राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है? अगर किसी देश ने डैम बना लिया यहाँ पर और कोई देश नीचे है तो ये पानी कभी भी छोड़ने की धमकी दे सकता है, तो भू राजनीतिक बदलाव भी आ सकता है। ये चीज़ है। और भारत के साथ साथ कौन कौन देश प्रभावित हो सकते हैं? बांग्लादेश भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यही नदी बांग्लादेश में भी जाती है। और इस नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये इसका लबुलुआब है। 2-3 प्रश्न आपको प्री में मिल जाएंगे। मेंस में प्रश्न पूछ सकता है, मेंस में ये प्रश्न पूछ सकता है। मेंस में अगर मान लीजिए प्रश्न पूछना हो तो मैं बता देता हूँ क्या पूछ सकता है। जैसे प्रश्न आ गया, हाल ही में चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित बांध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या प्रभाव पड़ सकता है? पीसीएस मेंस में प्रश्न आ सकता है। तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, मैंने आपको चर्चा की थी। अब आप चाहें तो इसका आंसर लिख भी सकते हैं। इसी प्रश्न को थोड़ा मॉडल कर सकता है कि हाल ही में चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित बांध के, अब यहां से हम इसको क्वेश्चन को बदल देते हैं, बांध के क्या प्रभाव हो सकते हैं? क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो जो क्या प्रभाव की बात करेगा तो आप सब लिख दीजिएगा जो मैंने बताया है। जियोपॉलिटिकल क्या प्रभाव हो सकता है, पर्यावरणीय क्या प्रभाव हो सकता है, जनधन की हानि हो सकती है, वहाँ के आसपास जो बस्तियाँ हैं उनके हैबिटेट्स प्रभावित हो सकते हैं, ये सारे प्रभाव में आएगा। और अगर भारत में प्रभाव की बात करेगा तब भी वो बिंदु आएगा, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से कि चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों में जाती है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत की भू राजनीति प्रभावित होगी। भारत की भू राजनीति प्रभावित होगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। भारत में जो लोग होंगे, जो नॉर्मल समुदाय होंगे, उनकी बस्तियां प्रभावित हो सकती हैं, यानी मानव प्रभावित हो सकता है, डायरेक्ट प्रभावित हो सकता है। वहाँ के आसपास जो हिमालयन रीजन है, हिमालयी जो क्षेत्र है, वहाँ से जो है विविधता वहाँ की प्रभावित हो सकती है।
तो ये सारी चीज़ें आप जो है इस तरह से आप इसको आंसर करेंगे और प्री के जो सवाल होंगे वो करेंगे। देखिए घटना चक्र आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके भी आ रहा है। उस टेस्ट सीरीज का नाम है सायास और बहुत जल्दी जो है हम लोग आरओ का भी बैच लॉन्च कर रहे हैं। आरओ का भी बैच लॉन्च कर रहे हैं। प्री के लिए ये बैच होगा, बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। 2023 की जो परीक्षा है आरओ की जो टली है, इसके लिए एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये 2 सूचनाएं आपके लिए हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार।